30 अक्टूबर 2025। सोचिए, मुंबई के एक फिल्म स्टूडियो में एक वेब सीरीज के ऑडिशन का आखिरी दिन है। किसी को क्या पता था कि ये दिन एक राष्ट्रीय बुरे सपने में बदलने वाला है, जब एक आदमी 17 बच्चों को बंधक बना लेगा। ये थी उस दोपहर की दिल दहला देने वाली हकीकत। स्टूडियो के अंदर मासूम बच्चे थे और बाहर उनके परेशान माता-पिता, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। किडनैपर ने कोई फिरौती नहीं मांगी। उसकी मांगें उसके ही शब्दों में सरल, नैतिक और एथिकल थीं। तो सवाल ये है कि आखिर वो चाहता क्या था? चलिए अब इस संकट के पहले 3 घंटों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नॉर्मल ऑडिशन का दिन एक खौफनाक बंधक संकट में तब्दील हो गया। तो स्टूडियो के अंदर रोहित आर्य ने दरवाजा बंद कर दिया था। उसने फर्श पर ज्वलनशील केमिकल छिड़क दिया, अपने पास एक लाइटर रख लिया और दीवारों पर मोशन सेंसर लगा दिए जो सीधे उसके फोन से जुड़े थे। फिर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि पूरी दुनिया उसकी कहानी सुन सके। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने जवाब मांगे। उसके ये शब्द, मेरी मांगे सरल, नैतिक और एथिकल हैं। इसने बाहर की दुनिया के लिए उसके असली इरादे को और भी ज्यादा उलझा दिया था। अब देखिए, बातचीत तो फेल हो रही थी और रोहित का रवैया और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। पुलिस के पास अब एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। तो पुलिस ने एक बहुत ही जबरदस्त टैक्टिकल प्लान बनाया। जब सामने के ऑफिसर्स रोहित को बातों में उलझा रहे थे, ठीक उसी वक्त एक क्यूआरटी टीम ने पीछे से बाथरूम की खिड़की से एंट्री की और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। और इस तरह ये 3 घंटे का संकट खत्म हुआ। बंधकों के सुरक्षित होने के बाद अब सबका ध्यान सबसे बड़े सवाल पर था। आखिर ये रोहित आर्य था कौन और उसने ऐसा किया क्यों? और उसकी प्रोफाइल सच में हैरान करने वाली थी। वो एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल था जिसने देश के नामी संस्थानों से पढ़ाई की थी और उसकी अपनी एक मीडिया कंपनी भी थी। इतना ही नहीं, वो बच्चों के साथ सामाजिक अभियानों पर काम करता था और सरकार के ऊंचे लेवल तक जुड़ा हुआ था। और ये शायद इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू था। रोहित सिस्टम से लड़ने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं था। वो तो सिस्टम का हिस्सा था, एक इनसाइडर था जिसने उन्हीं मंत्रियों के साथ काम किया था जिनसे वो अब जवाब मांग रहा था। तो इस पूरे संकट की जड़ें कहाँ थीं? इसकी कहानी शुरू होती है 2 साल पहले एक सरकारी प्रोजेक्ट से। इस पहल का नाम था स्वच्छता मॉनिटर, जिसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था और रोहित आर्य को इस जरूरी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। तो विवाद के केंद्र में थी ये रकम, 2 करोड़ रुपए। रोहित का दावा था कि सरकार पर उसके काम के लिए 2 करोड़ रुपए बकाया है, जो उसे नहीं दिए गए। रोहित ने अपनी बात रखने की बहुत कोशिश की, वो भी शांतिपूर्ण तरीकों से, लेकिन उसे लगातार नजरअंदाज किया गया। खतों से लेकर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल तक उसकी आवाज अनसुनी ही रही। इस मामले को पूरी तरह समझने के लिए हमें कहानी के दोनों पहलुओं को देखना होगा, दोनों तरफ की दलीलों को समझना होगा। एक तरफ रोहित का दावा था कि उसके काम का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए गए। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि रोहित ने सही डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे और वो स्कूलों से गैर कानूनी तरीके से फीस भी ले रहा था। सच्चाई इन्हीं 2 अलग-अलग दावों के बीच कहीं थी। और इस मामले में एक और पेंच था। पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस सरकारी विवाद के बीच में रोहित को पर्सनली 15 लाख रुपए दिए थे। ये एक ऐसी बात थी जिसे दोनों पक्षों ने माना, जिससे मामला और भी उलझ गया। तो घेराबंदी का दुखद अंत तो हो गया, लेकिन वो अपने पीछे कई मुश्किल और अनसुलझे सवाल छोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वो मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन उसका परिवार और पड़ोसी उसे एक शांत और सुलझा हुआ इंसान बताते थे। उसकी असली मानसिक हालत क्या थी, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी में एक और परत जोड़ देता है। ये घटना न्याय, मेंटल हेल्थ और सिस्टम की जिम्मेदारी पर कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या सिस्टम में कोई खामी थी? क्या समय पर सुनवाई होने से इस त्रासदी को टाला जा सकता था? तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। रोहित आर्य कौन था? सिस्टम का शिकार, दबाव में टूट चुका एक आदमी, या फिर सच्चाई इन सब के बीच में कहीं छिपी है?